हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हम कर रहे हैं क्यूइंग मॉक 4 का एनालिसिस। अपने अपनी कॉपी पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मार्क कर लें। सेम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक एरर का सवाल है, देखते हैं। लिखा है, हैड द कमिटी along with several eminent economists who have been advising the finance ministry for over a decade have been consulted earlier regarding the policy framework. The unprecedented fiscal deficit that the country is facing would not have been as alarming as it is projected by international credit rating agencies. आप ये देख के ऑब्वियसली डर गए होंगे कि बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। तो एक बार पहले मैं हिंदी बता देता हूँ, फिर मैं इसमें एरर बता दूंगा, फिर मैं सेंटेंस को आपके लिए तोड़ भी दूंगा, ठीक है। लिखा है, हैड द कमिटी, लाइन सीधा नहीं खींच पा रहा, देख रहे हो क्या हालत है। हैड द कमिटी along with several eminent economists who have been advising the finance ministry for over a decade. लिखा है कि अगर कमिटी ने, जिस कमिटी के अंदर कौन कौन थे, बहुत सारे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है। तो जो बहुत सारे उसमें फेमस इकोनॉमिस्ट थे जो कि एडवाइस कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एडवाइस करते आ रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक दशक से, ठीक है। फॉर ओवर अ डेकेड मतलब 10 साल से भी ज्यादा से जो एडवाइस करते आ रहे थे। बिन कंसल्टेड अर्लियर, अगर उनसे पहले बात कर ली जाती, पहले कंसल्ट कर लिया जाता, किस बारे में? रिगार्डिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। द अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डिफिसिट दैट द कंट्री इज फेसिंग, लिखा है कि वो फिस्कल डिफिसिट जैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ये वर्ड आपको ना बहुत बार सुनने को मिलेगा, अनप्रेसिडेंटेड। मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब पहली बार हुई हो ना, जिसके बारे में पहले किसी ने सुना नहीं है, पहले किसी ने जाना नहीं है, तो उसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। जैसे कि कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड कह लो बीमारी थी, जो जिसके बारे में लोगों को पहले पता नहीं था या लोगों ने पहले कभी सुना नहीं था, ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डिफिसिट है जो कंट्री जो फेस कर रही है, वुड नॉट हैव बीन एज अलार्मिंग एज इट इज प्रोजेक्टेड बाय इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। वो इतना अलार्मिंग नहीं होता, वो इतना डेंजरस नहीं होता, वो इतना खतरनाक नहीं होता जैसा कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा बताया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप हिंदी समझ गए हो। अब जब आप हिंदी समझ गए हो तो सेंटेंस को हम एक एक करके एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, कहां एरर हो सकता है, कहां एरर नहीं हो सकता है। जितना मुझे पढ़कर समझ में आया है वो ये है कि ये एक कंडीशनल सवाल है, कंडीशनल सेंटेंस का एक सवाल है, ठीक है। कौन सा कंडीशनल फॉलो हो रहा है? ये थर्ड कंडीशनल फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपके लिए अलग अलग करूं तो ध्यान से देखना, देखना और मेरी बातों को सुनना। लिखा है, हैड द कमिटी। क्या आपको याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ा था कि इफ ही हैड कॉल्ड मी को हम ये भी लिख सकते हैं कि हैड ही कॉल्ड मी, इन्वर्जन लगा के, कॉल्ड मी इन्वर्जन लगा के। क्या ये बात आपको समझ आई है? तो यहां पे वही किया गया, क्या लिखा गया है कि हैड द कमिटी along with several eminent economists। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या था कि इफ द कमिटी हैड, एक्चुअली में सेंटेंस ये था, ठीक है। तो ये हैड द कमिटी को हम क्या मानकर चलेंगे? इफ द कमिटी हैड, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अगर आपको इसमें परेशानी होती है तो। अच्छा, अब कमिटी के साथ साथ और कुछ लोगों की बात की गई थी। किन की बात की गई थी? अलॉन्ग विथ सेवरल एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स। क्या ये इसी मेन जो सेंटेंस है हमारा, या जो इफ क्लॉज है, क्या उसका पार्ट है? नहीं, उसका पार्ट नहीं है। यहां पे बेसिकली बोला जा रहा था कि अगर कमिटी, और कमिटी में कौन कौन है कमिटी के अलावा, वो बताया गया है। यहां लिखा गया कि हु हैव बीन एडवाइसिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर ओवर अ डिकेड। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से जो हु को अलग किया गया है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव क्लॉज किन के लिए आ रहा है? ये इकोनॉमिस्ट के लिए आ रहा है। कि किन इकोनॉमिस्ट की बात की जा रही है? वो इकोनॉमिस्ट जो दशकों से लोगों को एडवाइस देते आ रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये हमारे मेन सेंटेंस का पार्ट है, तो नहीं साहब, हमारे मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है। हमारा मेन सेंटेंस कौन है? मैं थोड़ा चेंज करके मार्कर और आपको दिखा रहा हूं। ये हमारा मेन सेंटेंस चल रहा है, हैड द कमिटी। ये क्या था? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। ये क्या था? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो क्या ये मेन पार्ट है? नहीं, मेन पार्ट नहीं है। आगे देखो, इफ द कमिटी हैड, यहां से हमारा मेन सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो क्या बन रहा है? इफ द कमिटी हैड बीन कंसल्टेड अर्लियर, कंसल्टेड अर्लियर, ठीक है। कि अगर कमिटी से आगे कंसल्ट कर लिया जाता, पहले कंसल्ट कर लिया जाता, ठीक है। अच्छा, किसके बारे में कंसल्ट कर लिया जाता? रिगार्डिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क। किसके बारे में?
पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में अगर पहले कंसल्ट कर लिया जाता तो क्या ये मेन सेंटेंस का पार्ट है? नहीं, ये मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे। द अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डेफिसिट, द अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। दैट द कंट्री इज फेसिंग, ये क्या बता रहा है? दैट द कंट्री इज फेसिंग, ये एक रिलेटिव क्लॉज, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चीज को, ठीक है, सिर्फ अभी जो समझा रहा हूं समझना। द अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डेफिसिट, ये हमारे मेन सेंटेंस का पार्ट है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है वुड नॉट हैव बीन एज अलार्मिंग, और आगे का सेंटेंस। ये पूरे के पूरे इतने लंबे सेंटेंस में हमारा मेन पार्ट बस इतना है कि इफ द कमिटी हैड बीन कंसल्टेड अर्लियर, अगर कमिटी से पहले बात कर ली जाती, द अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डेफिसिट वुड नॉट हैव बीन एज अलार्मिंग, ये जो खराब सिचुएशन आया है फिस्कल डेफिसिट का, ये नहीं आता। मेन सेंटेंस हमारा यही है। अच्छा, इसमें अगर हमें एरर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? हमें पता है इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 आता है, चेक करिए तो आया है क्या? हैड प्लस V3, बिल्कुल सही है, पैसिव में था इसलिए बीन कंसल्टेड है। दूसरा, आगे जाके वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए, तो देखिए यहां पर वुड हैव है और उसके बाद V3 है। इसका मतलब ये जो मेन वाला सेंटेंस है, मेन वाला पार्ट है, इसमें तो कहीं पे कोई एरर नहीं है, कहीं पे कोई एरर नहीं है। तो एरर है कहां पर? अब जो पोर्शन हमारे लिए हमने देख लिया है, हम उसे हटाते हैं कि यहां एरर नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। अब लिखा है हैड द कमिटी, यहां कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बीन कंसल्टेड अर्लियर, कोई एरर नहीं है। द अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डेफिसिट, कोई एरर नहीं है। वुड नॉट हैव बीन एज अलार्मिंग, यहां तक कोई एरर नहीं है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है हम उसको एक एक करके चेक करेंगे। क्या लिखा हुआ है? हैड द कमिटी अलोंग विथ सेवरल एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स, जो कमिटी है किसके साथ? सेवरल इकोनॉमिक्स, जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है उनके साथ। हु हैव बीन, ये हु का इस्तेमाल यहां पे क्यों किया जा रहा है? ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इकोनॉमिस्ट के लिए। हम सब जानते हैं कि हु का इस्तेमाल किया जाता है जब हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे ये हु किसके लिए आ रहा था? इकोनॉमिस्ट के लिए आ रहा था। अच्छा, अगली बात ये है कि हु से स्टार्ट करते हुए ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, हु से स्टार्ट करते हुए ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, हम उसे रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज का क्या काम होता है? ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां लिखा था हु हैव बीन एडवाइसिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर ओवर अ डिकेड, जो एक दशक से फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस करता आ रहा है, किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है हु, ये वाला जो क्लॉज है हु से स्टार्ट होते हुए, ये किसके लिए आ रहा था? इकोनॉमिस्ट के लिए आ रहा था। इकोनॉमिस्ट क्या था? नाउन था, तो ये इसको क्वालिफाई करने के लिए आ रहा था, तो डेफिनेटली ये रिलेटिव क्लॉज है या नहीं है? अब होता क्या है, देखो, जब मैं इतना तोड़ तोड़ कर समझाता हूं ना, तो डेफिनेटली कम से कम 5-6 तो ऐसे कमेंट आ जाएंगे कि सर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, सर बहुत बोरिंग हो रहा है। और अगले दिन फिर वही बच्चा कमेंट करेगा, सर रिलेटिव क्लॉज किसको बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज कैसे पकड़ते हैं, ये वाला तो आपने पढ़ाया नहीं। क्या होता है कि इतने ज्यादा बच्चे सुपरफिशियल लेवल पे चीजों को समझते हैं ना, कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में टाइम पास चल रहा है, कि डायरेक्टली एरर बताइए ना। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको जानबूझकर इतना तोड़ रहा हूं, इतना मैं इसलिए तोड़ रहा हूं ताकि ये जो दिमाग में कचड़ा भरा है कि रिलेटिव क्लॉज कुछ भयंकर से रॉकेट साइंस होता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज कुछ भयंकर सा रॉकेट साइंस होता है, ये सब चीजें खत्म हो। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि नॉर्मल सेंटेंस में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए बोरिंग हो रहा है तो बोरिंग होने दो, सीखना जरूरी है। तुमको एंटरटेन करने के लिए मैं डांस नहीं करने वाला इधर। आगे देखो, लिखा हुआ है हु हैव बीन एडवाइसिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर ओवर अ डेकेड, ये क्या था? रिलेटिव क्लॉज था। अच्छा, आगे आ जाओ, लिखा है बीन कंसल्टेड, यहां पे था रिगार्डिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क, किससे स्टार्ट है? ये है रिगार्डिंग से स्टार्ट, रिगार्डिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क। अच्छा, रिगार्ड क्या होता है भाई? रिगार्ड एक प्रीपोजिशन होता है, हर प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेमवर्क है। एक से ज्यादा जब कहीं पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लिख दे तो इसे फ्रेज कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछता कि ये कौन सा फ्रेज है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता। कौन सा फ्रेज होता? प्रीपोजिशनल फ्रेज होता। क्यों? क्योंकि ये रिगार्डिंग से स्टार्ट हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे।
अब जरा एक बार खुद से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और ये देखो कि ये दैट द कंट्री इज फेसिंग क्या होगा। खुद से सोचो, दैट द कंट्री इज फेसिंग क्या होगा। क्या लिखा हुआ था देखना, द अनप्रेसिडेंट फिस्कल डेफिसिट। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जिस किस्म का डेफिसिट अभी हुआ है। अच्छा, वो डेफिसिट क्या है? वो डेफिसिट जो कंट्री फेस कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन से फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है? आप कह रहे हो वो फिस्कल डेफिसिट जो कंट्री अभी फेस कर रहा है। किससे स्टार्ट है? दैट से स्टार्ट है। क्या लिखा है? दैट द कंट्री इज फेसिंग। अच्छा, क्या दैट एक रिलेटिव क्लॉज होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है? हाँ जी होता है। क्या ये क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा है? हाँ जी, डेफिसिट के लिए आ रहा है। हम कौन से डेफिसिट की बात कर रहे थे? जो कंट्री अभी फेस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो डेफिसिट जो 10 साल पहले हुआ था, वो डेफिसिट जो उस नेता ने किया था, हम ये नहीं बोल रहे। हम बोल रहे डेफिसिट वो जो कंट्री अभी फेस कर रहा है। इसका मतलब इस डेफिसिट को क्वालिफाई करने के लिए पूरा पूरा आया है, तो क्या मैं इसको भी रिलेटिव क्लॉज बोलूं? समझ पा रहे हो? यही अब क्वेश्चन में आ जाएगा, रिलेटिव क्लॉज पहचानो। ठीक है, इसलिए मैं इतने डिटेल में जाके समझा रहा हूं आपको। तो क्या लिखा हुआ है? दैट द कंट्री इज फेसिंग, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, एज अलार्मिंग एज इट इज प्रोजेक्टेड, जिसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज के द्वारा। अब हमने सेंटेंस का हिंदी देख लिया, हमने मेन सेंटेंस पकड़ लिया, हमने इसको क्लॉज वाइज भी तोड़ दिया, फ्रेज वाइज भी तोड़ दिया। एरर कहां है? अभी तक तो एरर पे आया ही नहीं। अब चलो एरर बताता हूं आपको, एरर कहां पर है। देखो, ये तो हमने पकड़ लिया, यहां कोई एरर नहीं है। अच्छा, अलॉन्ग विथ के साथ जोड़ा गया है सेवरल एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स को, कोई एरर नहीं है। इकोनॉमिस्ट इंसान है, उसके लिए हुआ है, कोई एरर नहीं है। अच्छा, यहां पे कौन सा वर्ब आएगा? जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसका एंटीसीडेंट है, मतलब जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, उसका नंबर जो होगा वर्ब उसी को फॉलो करता है। हु किसके लिए आ रहा था? इकोनॉमिस्ट के लिए। इकोनॉमिस्ट प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा, बिल्कुल सही है। हैव बीन एडवाइसिंग लिखा है, हैव बीन एडवाइसिंग द मिनिस्ट्री फॉर ओवर अ डिकेड। एक काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में चलता हुआ आ गया प्रेजेंट तक, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, तो हैव होगा, बिन के बाद V4 होगा, और यहां पे लिखा है कितने दिनों से चलता आ रहा है। कोई एरर नहीं है, एरर है। क्या एरर है अब समझना, मैं आंसर पर आ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? हैव बीन एडवाइसिंग। गलत है ना? क्यों गलत है? आपको पढ़ाया गया है एडवाइस और एडवाइज में अंतर होता है। एडवाइस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह। एडवाइस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सलाह देना। यहां पे क्या बात की गई थी? हैव होगा, बिन होगा, V4 होगा। V4 मतलब वर्ब 4 होगा ना, तो वर्ब होना जरूरी है ना उसके लिए, नाउन थोड़ी टिका सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहां पे एडवाइसिंग की स्पेलिंग गलत है, ADVISING होगा। एरर है, हाँ जी एरर है। कौन से पार्ट में है? ये कौन सा पार्ट होगा? ए पार्ट होगा। ठीक है, यहां पे होना चाहिए ADVISING। अच्छा, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक प्रैक्टिस भी लेता है ना। क्या लॉजिक होता है प्रैक्टिस का? प्रैक्टिस PRACTICE ये नाउन होता है, और PRACTISE ये वाला वर्ब होता है। याद रहेगा? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, होपफुली आपको समझ में आ गई सारी बात। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है एक्सपोस्ट्यूलेट। एक पोस्ट्यूलेट। आपसे पूछा जा रहा है एक्सपोस्ट्यूलेट का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक्सपोस्ट्यूलेट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करना। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट इज कॉल्ड एक्सपोस्ट्यूलेट। ठीक है, तो अब देख लो, आपसे पूछा गया था क्लोजेस्ट इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम पूछा गया था। अग्री, ये तो उल्टा हो जाएगा। प्रोटेस्ट हो सकता है, सपोर्ट उल्टा हो जाएगा, प्रिटेंड दिखावा करना नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? प्रोटेस्ट। हालांकि ये डायरेक्टली एंटोनिम नहीं है, पर ऑन द सिमिलर लाइंस है कि किसी के साथ आप अगर, माफ, सिनोनिम नहीं है, किसी के साथ आप अगर स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो तो आप प्रोटेस्ट करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, पर चारों में से सबसे सटीक था आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेस्ट। ठीक है, एक्सपोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ भी बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूवल दिखाना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, द चेयरमैन इंसिस्टेड दैट द प्रपोजल इज टू बी कंसीडर्ड वैलिड ओनली इफ ऑल द मेंबर्स वर अग्रीइंग विदाउट डिसेंट। लिखा है कि चेयरमैन ने ये इंसिस्ट किया कि जो प्रपोजल है वो तभी कंसिडर हो, तभी उसे वैलिड कंसिडर किया जाए अगर सारे मेंबर्स जो हैं वो अग्री करें बिना डिसेंट के। डिसेंट का मतलब होता है किसी से डिसएग्री करना, तो बिना डिसएग्रीमेंट के अगर सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं तो ही इस प्रपोजल को वैलिड माना जाएगा। लिखा है द चेयरमैन इंसिस्टेड दैट द प्रपोजल इज टू बी कंसीडर्ड वैलिड ओनली इफ ऑल द मेंबर्स वर अग्रीइंग विदाउट डिसेंट। सबसे पहले आपको पता होगा कि अग्री एक स्टेट बताता है, एक अवस्था बताता है, तो अग्री का अग्रीइंग तो नहीं होगा। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। एक एरर तो हमें दिख गया, बाकी ऑप्शन देखना अग्री अग्री अग्रीड लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखो जो चीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि द चेयरमैन इंसिस्टेड दैट द प्रपोजल, ये इज तो बिल्कुल सही था, इज तो बिल्कुल सही था, यहां इंसिस्टेड लिखा हुआ है इज टू बी कंसिडर्ड। अच्छा, इज अगर आप यहां देख रहे हो और यहां इंसिस्टेड पकड़ रहे हो आप, तो दिमाग में आएगा सर यहां वॉज होना चाहिए था, पर आप देखोगे किसी भी ऑप्शन में वॉज नहीं है। तो क्या सारे ऑप्शंस गलत है? नहीं। आपको याद होगा मैंने आपको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पढ़ाया था, याद आ रहा है, जहां पे मैंने बताया था कि आप अगर कुछ वर्ब्स यूज करो, फॉर एग्जांपल इंसिस्ट यूज करो, डिमांड यूज करो, एडवाइज यूज करो, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लेते हैं। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब ये होता है कि आप हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे, विच मीन्स यहां हेल्पिंग वर्ब में हम ना इज लगा सकते हैं, ना वॉज लगा सकते हैं, ना शैल लगा सकते हैं, ना विल लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे गलत है। हमेशा क्या लगेगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑप्शन पे आइए, बी कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड, शैल बी कंसीडर्ड। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, द चेयरमैन इंसिस्टेड दैट द प्रपोजल बी कंसीडर्ड वैलिड ओनली इफ ऑल द मेंबर्स अग्री। क्लियर है? डिसर मतलब होता है मतभेद। क्वेश्चन नंबर 4, टू कट द गॉर्डियन नॉट। ठीक है, आपसे पूछा गया इस इडियम का मीनिंग बताइए। टू कट द गॉर्डियन नॉट। आराम से इत्मीनान से मेरी बात को पहले सुनो, फिर मैं समझा दूंगा कहां से आया था। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके खत्म कर देना। ठीक है, बहुत डिसाइसिव होके किसी प्रॉब्लम को खत्म करना, उसको बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाग जाना अपनी जिम्मेदारियों से, ये तो नहीं होगा। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है। टू क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। टू टाई अप समवन विद रूल्स नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद बोल्ड एक्शंस, किसी समस्या का समाधान करना। अब याद करवा देता हूं, यहीं पे सुन लो। तो क्या हुआ था कि ये ऐसा माना जाता है, पुरानी कहानी, पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, कि एक नॉट था जिसको जो खोलता वो एशिया पे राज करता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसको खोलने की कोशिश की। जब उससे वो गांठ खुली नहीं, तो उसने क्या किया? अपनी तलवार निकाली और उस गांठ को काट दिया। उसने बोला खोलने की क्या जरूरत है जब मैं इसको काट सकता हूं। विच मीन्स उसने उस प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन निकाला, समझदार सोल्यूशन निकाला। तो किसी भी प्रॉब्लम का समझदार सोल्यूशन निकालना, तुरंत सोल्यूशन निकालना, उसको बोलते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। अब आपको याद हो गया होगा, नॉट का मतलब होता है गांठ, यहां से जोड़ लेना। गॉर्डियन वहां के राजा का नाम था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का। लिखा हुआ है हैड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बीन प्रेशर्ड बाय पॉलिटिकल ऑथोरिटीज। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रेशर नहीं किया जाता पॉलिटिकल ऑथोरिटीज के द्वारा, ही वुड हैव रिवील्ड टू द मीडिया हाउ द क्रूशियल एविडेंस हैड बीन टेम्पर्ड विथ ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द इंक्वायरी। वो रिवील कर देता मीडिया के सामने कि किस तरीके से जो क्रूशियल एविडेंस था, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, उनके साथ टेम्परिंग हुई थी इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी में, शुरुआती स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी में। ठीक है, आए एक बार हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में कहां पे एरर है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व, एरर माफ कीजिएगा, आदत हो गया एरर बोलने का, हाँ, इसमें कैसे हम इसको पैसिव कर सकते थे। तो लिखा है कि हैड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बीन प्रेशर्ड। ये दिख रहा है आपको पैसिव वॉइस में, बिन के बाद V3 है, आगे आ जाइए। वुड हैव रिवील्ड, इसको चेंज कर सकते हैं ना, वुड हैव प्लस V3 है, चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? वुड हैव प्लस बिन प्लस V3, तो क्या हो जाएगा? वुड हैव बिन रिवील्ड, यही होना चाहिए था। टू द मीडिया हाउ द क्रूशियल एविडेंस हैड बीन टेम्पर्ड, देख रहे हो यहां पे भी हैड बीन टेम्पर्ड, ऑलरेडी पैसिव है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 जगह पे आपको वॉइस चेंज करने की गुंजाइश है। 2 जगह पे ऑलरेडी पैसिव है, उसका या तो एक्टिव किया होगा, या तो एक जगह जो एक्टिव है वहां पे पैसिव किया होगा। आइए एक एक करके हम लोग सब कुछ चेक करते हैं। लिखा है हैड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बीन प्रेशर्ड, देख रहे हो नहीं चेंज किया, बाय पॉलिटिकल ऑथोरिटीज, इट वुड हैव बीन रिवील्ड बाय हिम। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? वुड हैव बीन रिवील्ड होना चाहिए था, वुड हैव बीन रिवील्ड हुआ है, लेकिन क्या रिवील करने की बात हुई है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ही वुड हैव रिवील्ड टू द मीडिया। रिवील्ड क्या होगा नहीं पता, एक्चुअली क्या रिवील करने की बात की गई थी कि कैसे ये क्रूशियल एविडेंस के साथ टेम्परिंग की गई है। इस पूरे नाउन क्लॉज को, मैं क्यों इसको नाउन क्लॉज बोल रहा हूं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे देखना, मीडिया इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इन केस यू आर कंफ्यूज्ड, मीडिया इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन के बाद आया है,
ये टू का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या रिवील करता है, ही वुड हैव रिवील्ड व्हाट, तो इसका जवाब ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है कि हाउ द क्रूशियल एविडेंस हैड बीन टेम्पर्ड विद ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द इंक्वायरी। ये इसका जवाब है, और इसी को शॉर्ट में यहां पे इट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक पूरे लाइन के लिए हम इट लिख ही सकते हैं, तो यहां पे इट लिखा हुआ इट वुड हैव बीन रिवील्ड बाय हिम, बिल्कुल सही है, टू द मीडिया। किसे बताता, देखो यहाँ टू के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, इट वुड हैव बीन रिवील्ड बाय हिम टू द मीडिया हाउ द क्रूशियल एविडेंस हैड बीन टेम्पर्ड, देखना यहां पे भी लिखा हुआ था हैड बीन टेम्पर्ड, नहीं चेंज किया, विथ ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द इंक्वायरी। ठीक लग रहा है, आगे आ जाइए। लिखा है इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड नॉट बीन प्रेशर्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटीज, ये तो सेम चीज लिखा हुआ है। द मीडिया वुड हैव रिवील्ड। अब देखो यहां पे गड़बड़ क्या हुआ, समझना इस बात को। यहां पे गड़बड़ ये हुआ कि इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां पे उसने मीडिया को मान लिया रिवील्ड का ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि ये मीडिया जो ये टू का ऑब्जेक्ट है, रिवील्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसने मीडिया को रिवील्ड का ऑब्जेक्ट माना तो ऑटोमेटिकली इसके पैसिव करने पे द मीडिया उठ के आगे आ जाएगा। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, देखो द मीडिया वुड हैव रिवील्ड, कि मीडिया जो है वो रिवील करती, मीडिया रिवील थोड़ी करेगी, मीडिया को रिवील किया जाएगा, तो ये तो गलत है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है द मीडिया वुड हैव बीन रिवील्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फिर से वही गड़बड़ है, मीडिया को रिवील कर दिया जाता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। क्या मीडिया छुपा हुआ था जिसको रिवील किया जाएगा? नहीं ना, मीडिया को एक बात रिवील की जाएगी, तो ये तो सेंस नहीं दे रहा। इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड नॉट बीन प्रेशर्ड, ठीक है, बाय पॉलिटिकल अथॉरिटीज, मैंने अपने लास्ट वॉक में भी बोला था कि हैड से स्टार्ट करने के लिए ये कभी कभी हम लोग इन्वर्जन लगा देते हैं, तो एक बार ऑप्शन देख लेना, इसको इफ करके भी बना सकता है और हैड करके भी बना सकता है। प्रीवियस वाले मॉक में जाना, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था। लिखा है इट वुड हैव रिवील्ड टू द मीडिया हाउ द मच क्रूशियल एविडेंस हैड बीन टेम्पर्ड विद ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द इंक्वायरी। अपने जो इंक्वायरी है उसके इनिशियल स्टेजेस पे आइए देख लेते हैं यहां पे क्या आंसर लग रहा है। लिखा है कि इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड नॉट बीन प्रेशर्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटीज, सेम चीज है, इट वुड हैव रिवील्ड टू द मीडिया। ये इट किसके लिए आ रहा है? कहा जा रहा है कि इट वुड हैव रिवील्ड टू द मीडिया, ये रिवील कर दिया जाता मीडिया के द्वारा। अच्छा, इट वुड हैव रिवील्ड कैसे होगा? इट वुड हैव बीन रिवील्ड होना चाहिए था ना, गलत है, पैसिव तो किया ही नहीं। फिर एक ही ऑप्शन आंसर लग रहा है, कौन सा? ए नंबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 का ए होगा। बोलो बात समझ में आई है? यहाँ पे वुड हैव बीन रिवील्ड होना चाहिए था, नहीं किया है। यहाँ वुड हैव बीन रिवील्ड होना चाहिए था, नहीं किया है। यहाँ पे द मीडिया से स्टार्ट कर दिया, मीनिंग बदल गया। आंसर कौन सा होगा? ए। तगड़ा सवाल था, बहुत तगड़ा सवाल था। आगे बढ़े। टेम्पर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बोल रहा है एक वर्ड है, उसका हमें अपोजिट पूछा गया है। वर्ड है हमारा इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बिल्कुल जटिल हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जिद्दी किस्म का हो, उसको इंट्रांसिजेंट कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट उल्टा बोल गया क्या मैं? अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा गया, ठीक है, हाँ। तो इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल जटिल हो। आपसे उल्टा पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या होता है? स्टबन। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? स्टबन। एडमेंट का मतलब क्या होता है? स्टबन। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये तो सिनोनिम है। हमसे तो एंटोनिम पूछा गया था, कौन सा होगा? फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। आइए, इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? अड़ियल, अडिग। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, स्टबन, हेडस्ट्रॉन्ग, पिग हेडेड, इंटैक्टेबल। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो समझौता ना करे। एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा गेस वर्क करके भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? देखो, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इसका आप सेंस देखोगे तो 3 ऑप्शन है, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ये तीनों के तीनों सिमिलर मीनिंग के है ना। तो अगर इनमें से कोई भी एक आंसर होगा फिर तो तीनों आंसर हो जाएगा। विच मीन्स ये तीनों, चूंकि अपोजिट पूछा गया था, अगर एक अपोजिट हुआ तो फिर तो तीनों अपोजिट हो गए, तो 3 आंसर थोड़ी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑड वन आउट कौन सा? फ्लेक्सिबल। आप ऐसे करके गेस वर्क लगा सकते थे, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता गेस वर्क करना, बहुत बार गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु अबंडन्स अ कॉज, पार्टी और कंट्री टू ज्वाइन द अपोजिट साइड।
एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने धारणाओं को, अपनी पार्टी को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उसे डिसेंटर कहते हैं। देखो, डिसेंट का मतलब होता है किसी के साथ डिसएग्री करना। तो डिसएग्री करने वाले व्यक्ति को डिसेंटर कहा जाता है। क्या वो पार्टी छोड़ रहा है? नहीं, ये सेंस नहीं बन रहा। रेनेगेट, विजनरी, प्रोटेजे। प्रोटेजे का मतलब क्या होता है? प्रोटेजे का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का मेंटी, मतलब जैसे मैं किसी को सिखा रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरा प्रोटेजी है, मैं उसका मेंटोर हूं, तो ये तो छात्र के सेंस में आता है। विजनरी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत फ्यूचर के बारे में, जो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर पाए, जिसका कुछ बड़ा सा सपना है, जो देख पा रहा है वो चीज जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही। जैसे कि महात्मा गांधी एक विजनरी थे कि उन्होंने इतना आंदोलन क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे देश आजाद हो जाएगा, तो उनका एक विजन था। तो ये नहीं हो सकता। आंसर क्या है? रेनेगेड है। ठीक है, रेनेगेड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने बिलीफ को छोड़ दे। ठीक है, विजनरी एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूरदर्शी है। प्रोटेजे का मतलब क्या होता है? शिष्य। अब आपको, ये आपका काम है कि आपको वीडियो पॉज करके इसका सिनोनिम पढ़ लेना है, एंटोनिम पढ़ लेना। मैं अगर एक एक चीज एक्सप्लेन करने में जाऊंगा फिर 3-3 घंटा एक एक मॉक में लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढिए। वर्ड क्या है पहला? सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो अपवित्र हो, है ना, जो पायस ना, उसको सैक्रिलीजियस कहते हैं। स्पेलिंग क्या है? SACRILEGIOUS। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। आपसे इनकरेक्टली पूछा गया। अगला वर्ड है सुपरसीलियस। ये सारे वर्ड्स मैंने अपने पेड बैचेस में पढ़ाए हैं। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है? घमंडी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हॉटी हो। याद होगा जब हॉटी पढ़ रहे थे तो उसके सिनोनिम में पढ़ा था। सुपरसीलियस मतलब क्या होता है? जो बहुत घमंडी है। ठीक है, घमंडी सही लिखा क्या मैंने? ऐसे लिखाता है क्या? पता नहीं यार, देख लेना, थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है परस्पिकेशियस। इसकी स्पेलिंग SUPRCILIOUS। बिल्कुल सही है। अगला वर्ड है परस्पिकेशियस। याद करना, एक निमोनिक्स हमने याद किया था कि किसका पर्स पिक करना है, वो चीज जिसकी समझ में आए, वो उस व्यक्ति को परस्पिकेशियस कहते हैं, जिसको हम श्रूड कहते हैं, कनिंग कहते हैं, धूर्त कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? PERSPICACIOUS। बिल्कुल सही है। एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। स्पेलिंग गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा? EMBARRASSMENT। इसमें 2 R और 2 S होते हैं, इसमें एक ही S था, तो आंसर होगा। आंसर होगा। क्लियर है क्या ये चीज भी? आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड्स मैंने बताया वो यहां लिखे हुए हैं, पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 द कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट which had been assuring stakeholders for months that the merger would improve operational efficiency was taken aback when the regulatory commission unexpectedly rejected the proposal, which had been one of the most ambitious corporate move attempted in the last decade. ठीक है, क्या लिखा हुआ है हिंदी समझते हैं पहले। कि कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट था ना, जो कि ये अश्योर कर रहा था सारे स्टेक होल्डर्स को, मतलब जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया था या उससे रिलेटेड थे, उन सारे लोगों को ये हमेशा अश्योर कर रहा था और मन से अश्योर करता रहा था कि मर्जर जो है वो उनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वो बहुत टेकन अबैक हुआ। टेकन अबैक मतलब होता है सरप्राइज हुआ। वो बहुत सरप्राइज हुआ जब रेगुलेटरी कमीशन ने बहुत उम्मीद के अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेडली उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, विच हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कॉर्पोरेट मूव, जो कि बहुत सारे एम्बिशियस कॉर्पोरेट मूव में से एक था, जो कि लास्ट दशक में, पिछले दशक में अटेम्प्ट किया गया था। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? द कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट। अब मैं इतने क्वेश्चंस के बाद एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। ठीक है, कि 3 मॉक ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चौथा मॉक हम कर रहे हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो गई होगी कि आप यहां विच देख के अब समझ सकते हो कि ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है। क्या लिखा हुआ है? द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट। कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है, विच हैड बीन अश्योरिंग। ये किसके लिए आ रहा है? ये मैनेजमेंट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट क्या था? यहाँ का नाउन था। तो कह रहा है कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है, जिसने ये अश्योर किया है स्टेक होल्डर्स को और महीनों से अश्योर करता आ रहा है। देखिएगा फॉर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था किसी भी जगह पे अगर फॉर या सिंस होगा और उसके बाद अगर कोई टाइम डिनोटिंग कोई भी एक एडवर्ब आ जाए, तो ऐसे केस में हम लोग उसमें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। तो देखना हैड प्लस बिन प्लस V4 लगा हुआ यहां पे, बिल्कुल सही है। विच हैड बिन अश्योरिंग स्टेक होल्डर्स फॉर मंथ्स दैट द, क्या अश्योर कर रहा है? दैट द मर्जर वुड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या अश्योर कर रहा है? कि मर्जर जो है वो इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। वॉज टेकन अबैक। अच्छा, इसका सेंटेंस में तो कोई काम है नहीं, इसका तो सेंटेंस में कोई काम नहीं है,
ये तो बस मैनेजमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हुआ है। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या चल रहा है, कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट है, द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट वाज टेकन अबैक, ठीक है, वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, वाज टेकन अबैक व्हेन द रेगुलेटरी कमीशन अनएक्सपेक्टेडली रिजेक्टेड द प्रपोजल। वो कब आश्चर्यचकित हो गया, जब जो रेगुलेटरी कमीशन था उसने बहुत उम्मीद के अगेंस्ट जाकर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, विच हैड बीन, फिर से देखो यहां से रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हुआ ना, विच हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कॉर्पोरेट मूव अटेम्प्टेड इन द लास्ट डिकेड, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस मूव था जो पिछले दशक में लिया गया। कौन से मूव के बारे में बात हो रही है, इस प्रपोजल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। हम कौन से प्रपोजल की बात कर रहे हैं, वो प्रपोजल जो बहुत एम्बिशियस मूव माना जा रहा था पिछले दशक का, ठीक है। जिसका मतलब है ये वाला जो विच हैड बीन है, ये हमारे सेंटेंस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये बस प्रपोजल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया है, ये यहां पे रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या बना, हमारा मेन सेंटेंस बना द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट वाज टेकन अबैक व्हेन द रेगुलेटरी कमीशन अनएक्सपेक्टेडली रिजेक्टेड द प्रपोजल। अच्छा, अब देखते हैं इसमें कहीं कोई एरर है क्या। द कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट, ये कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके बारे में बात हो रही है, कोई एरर नहीं है। was taken aback, वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ, कोई एरर नहीं है। when the regulatory commission unexpectedly rejected the proposal, कब, जब रेगुलेटरी कमीशन ने अनएक्सपेक्टेडली प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, कोई एरर नहीं है। ये वाला पास्ट चल रहा था, तो देखना यहां पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, पास्ट है, तो मेन सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है। क्लीन करूं, अब आ जाओ इस चीज पे, यहां कोई एरर है क्या, लिखा है विच हैड बीन अस्योरिंग, विच किसके लिए आ रहा है, मैनेजमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट में हालांकि वो लोगों का ग्रुप है, पर यहां पे उसको एज अ टीम माना जा रहा है, इसलिए वहां पे विच लिखा हुआ है। हु भी लिखता तो गलत नहीं था, विच भी लिखा तो गलत नहीं है। लिखा विच हैड बीन अश्योरिंग स्टेक होल्डर्स, जो कि स्टेक होल्डर्स को ये अश्योर कर रहा है बार बार, फॉर मंथ्स, अश्योर करता आ रहा है मंथ से, तो ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहां बिल्कुल होगा, ये सही है। क्या अश्योर करता आ रहा है, अश्योर का ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा पूरा, दैट द मर्जर वुड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि जो मर्जर है उससे ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी वो इंप्रूव होगी। तो यहाँ हैड लिखा हुआ था पास्ट है, यहाँ वुड लिखा हुआ था पास्ट है, वुड एक मॉडल है, इसके बाद बेस फॉर्म होता है। यहाँ तक कोई एरर नहीं मिला, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ लिया, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एरर नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे, वॉज टेकन अबैक, आश्चर्यचकित हुआ, कोई एरर नहीं है। कब आश्चर्यचकित हुआ, व्हेन द रेगुलेटरी कमीशन अनएक्सपेक्टेडली रिजेक्टेड द प्रपोजल, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। विच हैड बिन, अच्छा ये विच किसके लिए था, प्रपोजल के लिए, नॉन लिविंग चीज है, विच आएगा बिल्कुल। which had been one of the most ambitious corporate move, लिखा है which had been one of the most ambitious corporate move। बात को समझिए, क्या ये रूल नया है आपके लिए कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है ये नाउन प्लूरल का फॉर्म लेगा, क्या ये रूल नया है आपके लिए, नहीं ना, 2000 बार पढ़ा है आपने, बस वही अप्लाई करना है। वन ऑफ लिखा है, इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, द नाउन नहीं है, मोस्ट नाउन नहीं है। एम्बिशियस यहाँ पे, हालांकि एम्बिशियस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये इस मूव को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, कॉर्पोरेट को नहीं, किसको, मूव को। तो हमारा मेन नाउन क्या है यहाँ पे, मूव है, इसके बाद का नाउन प्लूरल होता है, तो होना क्या चाहिए था, मूव्स होना चाहिए था, कि बहुत सारे कॉर्पोरेट मूव्स लिए गए, उनमें से ये एक था जो कि बहुत एम्बिशियस था। इसका मतलब ये है कि यहां पे हमारा जो एरर है वो ये है कि यहां पे मूव नहीं होगा, उसके जगह पे मूव्स होना चाहिए। मूव नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होना चाहिए, मूव्स होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसमें स्लैश नहीं दिया हुआ था, इसको ए कर लेना, इसको बी कर लेना, इसको सी कर लेना, नॉर्मल कर लेना, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहां पे वन ऑफ द मूव्स होना चाहिए। क्लियर है? अब जल्दी से अपनी समझ से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अटेम्प्टेड इन द लास्ट डिकेड का आप क्लॉज बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है, तो क्या जवाब होगा आपके पास, ये कौन सा क्लॉज है? ऑब्वियसली ये एक पार्टिसिपल क्लॉज है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है, या आप ऐसे बोलो कि एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये मूव को क्वालिफाई करने के लिए आया ना। मूव क्या था, नाउन था, जो कि एक्चुअली मूव्स होना चाहिए था, जो कि नाउन था। अच्छा, हम कौन से मूव्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें लास्ट डिकेड में अटेम्प्ट किया गया है, मतलब ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चूंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, ये पार्टिसिपल क्लॉज है ना, पार्टिसिपल फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, फ्रेज है।
पार्टिसिपल फ्रेज है। क्यों पार्टिसिपल फ्रेज है भैया? क्योंकि ये V3 से स्टार्ट है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया सवाल था। 2 वर्ड इसमें आए थे। इंसेंटिव का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन या प्रेरणा, और लैंग्वेज का मतलब होता है किसी का मुरझाना। क्वेश्चन नंबर 10 इंप्रूवमेंट का सवाल है। लिखा है इफ द कमिटी वुड हैव इवैल्यूएटेड द एविडेंस विथ ग्रेटर रिगर द फ्लॉज इन द रिपोर्ट माइट हैव बीन डिटेक्टेड अर्लियर। लिखा है कि अगर जो कमिटी का जो भी कमिटी ने जो इवैल्यूएट किया है, अगर वो एविडेंस को पहले को ज्यादा अच्छे से इवैल्यूएट करता, ज्यादा रिगर से, रिगर मतलब होता है ज्यादा ध्यान देकर, ज्यादा रगड़ कर वो अगर इसे इवैल्यूएट करता, तो इसमें जो भी कमियां है ना रिपोर्ट में, वो पहले पता चल जाती। बहुत ही सिंपल सवाल है, कंडीशनल का सवाल है। ठीक है, आज ही के वीडियो में एक्सप्लेन किया। इफ के साथ क्या लगता है? हैड लगता है प्लस V3 लगता है, तो आगे जाके मॉडल परफेक्ट होता है। ठीक है, यहां पे देखना दोनों के दोनों जो है वो पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली पास्ट का कंडीशनल है ये। अगर पास्ट कंडीशनल है तो वो थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? हैड। सिंपल सवाल था, आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा है द जर्नलिस्ट अकाउंट वाज सो डैश दैट इवन सीजन्ड एनालिस्ट्स doubted its authenticity and the government spokesperson dismissed it as dash propaganda। लिखा है कि जर्नलिस्ट का जो अकाउंट था ना, वो इतना डैश था कि जो सीजन मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, वेटरन, कि जो एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट भी है ना, एक्सपीरियंस्ड स्पेलिंग गलत हो गया यार, रुक जाओ। हाँ, तो जो एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट भी हैं वो भी डाउट कर रहे थे इसकी ऑथेंटिसिटी पे। प्लीज इस बात को मार्क कीजिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है डाउटेड इट्स ऑथेंटिसिटी। ये आपका टोन डिसाइड करेगा सेंटेंस का। एंड द गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन डिसमिस्ड इट एज डैश प्रोपेगेंडा। ओवरऑल टोन अगर मैं बोलूं तो सेंटेंस का टोन नेगेटिव है ना, कि जर्नलिस्ट का अकाउंट जो था वो इतना डैश था कि जो एक्सपीरियंस एनालिस्ट भी थे वो भी कह रहे थे कि ये ऑथेंटिक नहीं है या ये सच्चाई नहीं है, और गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन जो था उन्होंने डिसमिस कर दिया इसको और कहा ये एक डैश प्रोपेगेंडा है। इसका मतलब क्या है भाई साहब? कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है। कोई जर्नलिस्ट का अकाउंट अगर अच्छा होता तो उसको क्यों कहते कि डाउट है उसके ऊपर, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, तो यहां तो नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। अच्छा, डिसमिस हुआ है और बोला गया ये एक प्रोपेगेंडा है, तो यहां पे भी नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो ये दोनों जगह पे नेगेटिव वर्ड आने चाहिए ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका मतलब यह है कि दोनों ब्लैंक में नेगेटिव आएगा। यहां लिखा हुआ है जेन्युइन, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता आंसर। मलिशियस मतलब होता है खराब। ठीक है, ऑथेंटिक ओरिजिनल पॉजिटिव वर्ड है। इम्पार्शियल जो चीज एकदम बैलेंस्ड है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जर्नलिस्ट का जो अकाउंट था वो इतना स्प्यूरियस था। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक या फॉल्स। तो जर्नलिस्ट का जो अकाउंट था वो इतना फेक था, इतना फॉल्स था कि जो सीजन्ड एनालिस्ट थे वो भी कह रहे थे कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। और गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन ने इसको डिसमिस कर दिया ये बोल के कि ये एक खराब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, खराब प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने भी वर्ड्स मैंने बताए वो सब यहां पे लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सवाल है। लिखा है द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेज्ड प्रोफाउंड एथिकल क्वेश्चंस। प्रोफाउंड मतलब होता है डीप। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एआई जो बढ़ा है, उसने बहुत ही ज्यादा डीप एथिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। पी में लिखा है दीज इंक्लूड कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, सर्वेलेंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। इनके अंदर क्या क्या है? इनके अंदर प्राइवेसी के इश्यूज हैं, इसके अंदर निगरानी सर्वेलेंस के इश्यूज हैं, और डिसीजन जो एआई खुद ब खुद डिसीजन लेने लगता है उसकी जो ऑटोनॉमी है डिसीजन को लेकर, वो भी इंक्लूडेड है। Proponents argue that AI can revolutionize healthcare, education and industry। Proponents मतलब होता है जो किसी के समर्थन में बोलता है। तो जो लोग समर्थन में बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि AI जो है वो एक आंदोलन ला सकता है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। आर में लिखा है critics warn of job displacement and potential misuse in authoritarian regimes। लिखा है क्रिटिक्स जो है वो ये भी कहते हैं, जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि इससे बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, और इसका मिसयूज किया जा सकता है ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में। एस में कह रहा है पॉलिसी मेकर्स वर्ल्ड वाइड आर ग्रैपलिंग विद दीज कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स। पॉलिसी जो मेकर है ना पूरी दुनिया में, वो ग्रैपल कर रहे हैं। ग्रैपल का मतलब होता है उलझन में, वो उलझन में है इन सारे कॉम्पिटिंग पर्सपेक्टिव्स को लेके। कॉम्पिटिंग पर्सपेक्टिव्स का मतलब ये है कि मेरा मानना है कि एआई अच्छा है, आपका मानना है एआई बुरा है, तो पॉलिसी बनाएगा कैसे वो? ठीक है,
S6 में लिखा है अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स द नीड ऑफ द आर। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी में, कुछ अच्छा भी हो लेकिन साथ साथ में जिम्मेदारी भी फिक्स हो कि किसकी जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करके रखे या इस चीज का सही यूज हो, मिसयूज ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी। आई बढ़िया पैसेज है, छोटा पैसेज है, मुश्किल नहीं लग रहा देखने में। S1 में क्या लिखा हुआ है, जो इमरजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसने बहुत प्रोफाउंड एथिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। किसमें और क्वेश्चंस की बात हुई थी, यहां पॉलिसी मेकर्स की बात हुई थी, यहां जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात हुई थी, यहां बोला जा रहा था ये अच्छा है। तो प्रॉब्लम्स कहां गिनाए गए थे, पी में गिनाए गए थे। क्या बोला गया था कि इसके अंदर क्या क्या है, प्राइवेसी, सर्वेलेंस और डिसीजन मेकिंग को लेकर प्रॉब्लम्स है। यहां बोला गया था कि इसने बहुत एथिकल क्वेश्चंस उठाए। कौन से सवाल, पी में बताया गया। इसका मतलब सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, हम पी से करेंगे। आइए, पी से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप इसका नेचर देखोगे तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन का, नेगेटिव टोन है इसका। ये कह रहा है कि एआई अच्छा है साहब, पॉजिटिव बात है। यहां पे बोला जा रहा है कि ये जॉब खा जाएगा, नेगेटिव बात है। ये बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो पागल हुए पड़े हैं इसको लेकर कि कैसे पॉलिसी बनाई जाए, तो ये नेगेटिव बात है। ठीक है, अब अगर आपने देखा, यहां बोला गया था कि प्रॉब्लम्स गिनाए गए थे कि प्राइवेसी, सर्वेलेंस और डिसीजन मेकिंग को लेकर इसके अंदर प्रॉब्लम है। कहीं और प्रॉब्लम्स गिनाए गए थे क्या, हाँ जी साहब, आर में गिनाए गए थे। क्या बोला गया था कि क्रिटिक्स ये वार्न करते हैं कि इससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो पी के साथ आर लगेगा। आ जाइए, पी के साथ आर है, पी के साथ आर है, पी के साथ क्यू है, गलत है। अच्छा अब आ जाओ S6 पे, मैं कहीं से भी रैंडम उठा के फिट कर रहा हूं। यहां क्या बोला गया था, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है इनोवेशन अकाउंटेबिलिटी को लेकर। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी को लेकर। अच्छा, इसी लाइन के पहले आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एस वाला लाइन होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि ग्रैपल कर रहे हैं लोग इस कंपीटिंग पर्सपेक्टिव को लेके, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। और उसी का कंटिन्यूएशन यहां पर है कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो कि इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों को बैलेंस करके चले। तो एस में एक प्रॉब्लम बताया गया था और S6 में उसका सोल्यूशन बताया गया था। इसका मतलब एंडिंग किससे होना चाहिए, पी और आर कहीं भी हो, एंडिंग होना चाहिए एस के साथ। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन एंडिंग है एस के साथ। ये क्यू से एंड है, नहीं हो सकता, एस से एंड है, आंसर होगा। देखो आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हो सकता है मैंने जो तरीका बताया ये आपको ठीक ना लगे, लेंदी लगे, लॉजिकल ना लगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है, PQRS आप हमेशा उतने तरीके से बनाइए। ध्यान बस ये रखना है, समय पे बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। आगे बढ़े, बहुत सारे वर्ड्स आए थे, सब यहां पे लिखे हुए, पढ़ लेना एक बार। अगला हिंदी मैंने सबका बता दिया है। नेक्स्ट नरेशन का सवाल लिखा है, द प्रोफेसर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हैड यू टेकन द मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क सीरियसली, अगर तुमने मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को सीरियसली लिया होता, योर रिसर्च पेपर्स वुड नॉट हैव बीन रिजेक्टेड, आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो रिजेक्ट नहीं हुए होते। एंड मेक श्योर यू रिवाइज योर ड्राफ्ट थॉरोली दिस टाइम, और ये निश्चित करिए कि आप अपने जो ड्राफ्ट्स हैं उनको इस बार रिवाइज करिए। मेरी आंखें चमक जाती हैं जब मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है कि यहां पे दिस लिखा हुआ है, या टुडे लिखा हुआ है, या टुमारो लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दिस दैट में बदलेगा और कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जहां दिस का दिस छोड़ेगा। आई, दैट लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, नहीं हो सकता आंसर। दैट लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, नहीं हो सकता आंसर। दो ऑप्शन सीधा सीधा कट गया। आइए आगे बढ़ेंगे। अब दो ऑप्शन आंसर है, लिखा है द प्रोफेसर सेड टू, सेड टू किसमें बदलेगा, टोल में बदलेगा, इन्वर्टेड को हटा के दैट लगेगा। यह है हैड यू टेकन, हैड यू टेकन को चेंज करने की जरूरत है क्या, ये तो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते। योर रिसर्च पेपर्स वुड नॉट हैव बीन, ये भी मॉडल परफेक्ट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है मेक श्योर, ये शायद चेंज होगा, लेकिन ये एक एडवाइस दिया जा रहा है, एक एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको ये निश्चित करना है, तो मेक श्योर को मेड श्योर में मत बदल देना, ये इंपेरेटिव वाले फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द प्रोफेसर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, दे हैड टेकन, सही है, वुड नॉट हैव बीन रिजेक्टेड, सही है, और लास्ट में देखने लिखा है एंड ही रिमाइंडेड देम टू रिवाइज। मैंने बोला ना कि ये वाला जो है एक इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्म लेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा होगा मेन वर्ब के पहले टू लगता है, देखो मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ है ना, तो ये तो ठीक लग रहा है। यहां पे आ जाइए, द प्रोफेसर सेड टू, यही झोल है, सेड टू को सेड टू कैसे छोड़ेंगे, दैट बनाना पड़ेगा ना। खैर आगे पढ़ते हैं। द प्रोफेसर सेड टू हिज स्टूडेंट्स दैट इफ दे टुक, टुक कहां से आया भाई, ऊपर तो हैड टेकन लिखा हुआ था, हैड टेकन को हम थोड़ा ना टुक में चेंज कर सकते हैं, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, एक वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो ऑफस्केट का सिनोनिम पूछा गया ना, इसका मतलब होता है उलझाना। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो किसी को
मतलब उलझाना, फंसाना, परेशान करना, ये सारे वर्ड्स लग सकते हैं। ठीक है, आज ऑप्शन पे सिनोनिम पूछा गया। क्लैरिफाई नहीं हो सकता, कंफ्यूज हो सकता है, कंसर्न चिंता करना नहीं हो सकता, डेलिब्रेट जानबूझकर। आंसर क्या होगा? कंफ्यूज, सिंपल सवाल। ऑफस्केट, टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, ऑब्सक्योर, इसका सिनोनिम हो सकता है। अगला क्वेश्चन 15 आपसे पूछा जा रहा है, सेंटेंस को रीअरेंज करिए। लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल ऑफ प्रोडक्शन। एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है उसको। ठीक है, पी में इंस्टीड इट एम्फसाइजेस डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग। इसके बदले, इंस्टीड मतलब होता है किसी चीज के बदले, इसके बदले ये एम्फसाइज करता है कि जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि वो रीयूज हो सके, रिपेयर हो सके और रिसाइकलिंग हो सके। जरा S1 के बाद P को बिठा के देखिए तो कोई लॉजिकल सेंस दे रहा है ये कि कॉन्सेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी का जो है वो चैलेंज कर रहा है लीनियर मॉडल को, उसके जगह पे ये ऐसे डिजाइन किया जाता है कि रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल हो सके। ये इट किसके लिए आ रहा है? नहीं पता। तो पी से अगर हम आंसर को स्टार्ट कर दे तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा, हटा दिया। आगे बढ़ेंगे क्यू में। इन द लीनियर मॉडल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड, यूज्ड एंड डिस्कार्डेड एज वेस्ट। लीनियर मॉडल में रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनको एक कचरा समझ के फेंक दिया जाता है। आर में दिस सिस्टम लीड्स टू इमेंस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। इस सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और रिसोर्स का डिप्लीशन होता है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इन्वायरमेंट डिप्लीट भी होता है। एस में अ सर्कुलर अप्रोच सीक्स टू मिनिमाइज वेस्ट एंड मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी। एक सर्कुलर अप्रोच जो है वो वेस्ट को कम करता है और साथ ही साथ में ये रिसोर्स को भी और ज्यादा एफिशिएंसी से यूज करने का हमें मौका देता है। S6 में लिखा है सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स बोथ पॉलिसी इनोवेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। लिखा है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि पॉलिसी भी इनोवेट की जाए और कंज्यूमर को भी जागरूक कराया जाए। आइए अरेंज करते हैं। एक ऑप्शन हमने काट दिया, कुछ लिंक बैठ रहा था क्या? यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था कि जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, ये चैलेंज करता है लीनियर मॉडल ऑफ प्रोडक्शन को। तो पहले तो बताना पड़ेगा ना कि क्या होता है लीनियर मॉडल। किस में बताया गया है क्या? हाँ जी, क्यू में बताया गया है कि एक लीनियर मॉडल में रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है वेस्ट बना के। इसका मतलब स्टार्ट किससे होना चाहिए? क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, क्यू किससे स्टार्ट होना चाहिए? तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब देखना दोनों में क्यू के बाद आर है तो ये तो निश्चित है क्यू के बाद आर होगा। क्यू में बोला गया था लीनियर मॉडल में क्या होता है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, आर में बोला गया कि ये जो सिस्टम है इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम पी को बिठाए, इसके बाद अगर हम पी को बिठाए तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है इंस्टीड, इसके बदले इट एम्फसाइजेस। किसके लिए आ रहा है ये इट? अगर हम यहां पर पी को बिठाएं तो हमारा आंसर आएगा क्या? क्यू आर के बाद अगर हम पी को बिठाएं कि ये एम्फसाइज करता है डिजाइनिंग प्रोडक्ट को, रीयूज को, ना लग तो नहीं रहा। एस को अगर हम बिठाएं कि एक सर्कुलर अप्रोच जो है वो मिनिमाइज करता है वेस्ट को और मैक्सिमाइज करता है रिसोर्स एफिशिएंसी को। ये ठीक लग रहा है ना? क्यू के बाद आर और आर के बाद एस। यहां हमने बताया पहले कि किस तरीके से लीनियर मॉडल काम करता है और फिर हमने यहां बताया कि एक सर्कुलर अप्रोच क्या होगा। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है इंस्टीड इट एम्फसाइजेस। अब ये हमें पता ना इट किसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? सर्कुलर अप्रोच के लिए आ रहा है कि सर्कुलर अप्रोच जो है वो डिजाइन करता है ताकि चीजों को रीयूज किया जाए, रिपेयर किया जाए और रिसाइकल किया जाए। ठीक है, तो एस में बोला गया कि सर्कुलर अप्रोच जो है वो मिनिमाइज करता है वेस्ट को, मैक्सिमाइज करता है रिसोर्स एफिशिएंसी को। इसके बदले वो एम्फसाइज करता है कि रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल किया जाए। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके लिए इनोवेशन और कंज्यूमर दोनों चाहिए। तो क्यू आर एस पी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। The audit revealed glaring irregularities, forcing the company's directors to finally dash the scandalous findings, though they had initially tried to suppress them. लिखा है कि ऑडिट ने रिवील किया बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े घोटाले, बहुत ही ज्यादा बड़े इरेगुलरिटीज। कंपनी को उसने फोर्स किया, कंपनी के डायरेक्टर्स को उसने फोर्स किया कि वो फाइनली डैश करे स्कैंडलस फाइंडिंग्स को, मतलब जो भी उसके कंपनी में गड़बड़ियां थी उसको वो डैश करे, जबकि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी कि इसे दबा दिया जाए। तो क्या बोला गया कि ऑडिट में रिवील हुआ कि उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा गड़बड़ था। ठीक है,
कंपनी के डायरेक्टर को फाइनली उसे डैश करना पड़ा, उन स्कैंडलस फाइंडिंग्स को डैश करना पड़ा, जबकि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी कि वो इसे दबा दे। तो मतलब कहा जा रहा है कंपनी के डायरेक्टर को गड़बड़ियों को क्या करना पड़ा, टेक इन करना पड़ा, टेक अप करना पड़ा, टेक ऑन करना पड़ा, टेक बैक करना पड़ा। फ्रेजल वर्ब है, आइए एक करके एक्सप्लेन करते हैं। टेक इन का मतलब होता है किसी चीज को समझना, किसी को धोखा देना, या किसी चीज को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के सेंस में भी टेक इन लगता है। आगे बढ़ते हैं। टेक अप का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना, जैसे कि यू शुड टेक अप अ न्यू जॉब, तुम्हें एक नया काम शुरू करना चाहिए। टेक ऑन का मतलब होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करना। ठीक है, टेक ऑन, फॉर एग्जाम्पल टेक ऑन अ चैलेंज, टेक ऑन अ रोल। टेक बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना। ठीक है, जैसे टेक बैक योर वर्ड्स, आपने मुझे गाली दी, मैंने बोला टेक बैक योर वर्ड्स, अपने शब्द वापस लीजिए, उसको टेक बैक कहते हैं। तो वापस लेने का कोई सेंस नहीं है, जिम्मेदारी उठाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, टेकअप हमने पढ़ा था, यहां देख लो, यहां पे पढ़ा है टेकअप। ठीक है, यहां पढ़ा है टेक ऑन और यहां पढ़ा है टेक बैक। ठीक है, आ जाओ। टेक इन हो सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। कि क्या बोला गया कि आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट वाले सेंस में कि आप एक्सेप्ट करो स्कैंडलस फाइंडिंग्स को। क्लियर है? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेक इन, राइट। इसका मतलब रह गया ना, इसका मतलब होता है शुरू करना। ये तो हो नहीं सकता, काम तो शुरू नहीं किया जा रहा। अगला आपसे पूछा गया है कि जो भी अंडरलाइन पोर्शन है आप बताएं ये किस किस्म का फ्रेज है। लिखा है द यंग एक्टिविस्ट स्पोक पैशनेटली टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ डिस्प्लेस्ड वर्कर्स इन द अर्बन स्लम्स। प्रीवियस वीडियो अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, अंडरलाइन पोर्शन द से स्टार्ट है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो ये नहीं है। एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो किसी भी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यहां पे जरा देखिएगा, द यंग एक्टिविस्ट स्पोक पैशनेटली टू हाईलाइट। जो यंग एक्टिविस्ट है उसने बहुत ही पैशनेटली बोला ताकि वो हाईलाइट कर सके। क्या इस हाईलाइट वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए आगे कुछ आया है? ये जो हाईलाइट वर्ब यहां पे यूज किया गया है, या ऐसे बोलो इन्फिनेटिव यूज किया गया है, क्या इसको हाईलाइट करने के लिए आगे कुछ आया है, इसको क्वालिफाई करने के लिए? नहीं नहीं, तो एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये आता है। तो आंसर क्या बचेगा? नाउन फ्रेज। ये जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बना रहे हो। अब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना चाहते, आप इसको कॉन्सेप्चुअली बनाना चाहते हो, तो चलो कॉन्सेप्चुअली बना लेते हैं। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? नाउन फ्रेज हम कहते हैं, नाउन फ्रेज हम कहते हैं जहां पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें से एक या एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं, और या तो ये सब्जेक्ट बने या तो ये ऑब्जेक्ट बने। किसी वर्ब का या तो ये सब्जेक्ट बने या तो ये ऑब्जेक्ट बने। अब आज क्या लिखा था, जो यंग एक्टिविस्ट है वो बहुत ही पैशनेटली उसने बात की टू हाईलाइट, हाईलाइट करने के लिए। क्या हाईलाइट करने के लिए? अगर मैं आपसे पूछूं टू हाईलाइट व्हाट, तो आप क्या बोलोगे? टू हाईलाइट, मान लेते हैं कुछ भी, कि टू हाईलाइट द बॉय, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम। अगर मैं बस ये लिख देता, आप खुशी खुशी बोलते सर ये नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि छोटा सा है ना, देखने में आसान लग रहा है। किसे हाईलाइट किया जा रहा है? बॉय को हाईलाइट किया जा रहा है। किसे हाईलाइट किया जा रहा है? प्रॉब्लम को हाईलाइट। तो वही बात तो है, यहां पे 2 वर्ड्स थे, यहां ज्यादा वर्ड्स है, इतना ही तो अंतर है, लेकिन फंक्शन तो सेम है कि यंग एक्टिविस्ट ने बहुत पैशनेटली बात की ताकि वो हाईलाइट कर सके। क्या हाईलाइट कर सके? प्लाइट ऑफ डिस्प्लेस्ड वर्कर्स, जिसका मतलब है आंसर क्या होना चाहिए था? ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सब्जेक्ट का काम करेगा हम उसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो ये नाउन फ्रेज है या नहीं? 100% नाउन फ्रेज है। क्या आपको फंक्शन समझ में आ गया इसका? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला जा रहा है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा उड़ाना। ठीक है, अय्याशियों में पैसा उड़ाने को प्रोफ्लिगेट कहा जाता है। आपसे पूछा गया अपोजिट बताइए। वेस्टफुल, बर्बाद करना, यह तो सिनोनिम हो जाएगा, नहीं हो सकता। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना, सिनोनिम हो जाएगा, नहीं हो सकता। लैविश, एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करना, सिनोनिम हो जाएगा, नहीं हो सकता। माइजरली मतलब क्या होता है? कंजूसी से। तो ये आंसर होगा। सिंपल सवाल था, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आगे बढ़े। वन हू डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे भगवान के होने ना होने पे शक हो। ठीक है, मतलब होने पे शक हो, इनफैक्ट कि एक ऐसा इंसान जो मानता भगवान नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एथियस्ट कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो देखो एथियस्ट बोलेंगे ना, उसको आपने पढ़ा है थियस्ट, एथियस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मानता हो उसे थियस्ट कहते हैं, नहीं मानता हो एथियस्ट कहते हैं। आंसर होगा। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका आंसर एथियस्ट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चारों का मतलब क्या है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो से कभी कभी लगता है कि भगवान है और कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं है। वन हू बिलीव्स कि भगवान है पर कभी कभी लगता है भगवान नहीं। तो जो कंफ्यूज्ड है
उसको एग्नोस्टिक कहा जाता है। मिसोजिनिस्ट आपने पढ़ा, मिसो मतलब होता है हेटर, जिनी का मतलब होता है महिला, मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं के खिलाफ बात करता हो। आइकोनोक्लास्ट एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के नियमों को तोड़ता है, उसे आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे। आगे एक सवाल दिया हुआ है, डिस्पाइट हिज इनिशियल हेजिटेशन, अपने शुरुआती हेजिटेशन के बाद रोहन फास्ट अडेप्टेड टू द डिमांडिंग वर्क इन्वायरमेंट एंड डिलीवर्ड एक्सेप्शनल रिजल्ट। रोहन ने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया जो डिमांडिंग वर्क इन्वायरमेंट था और उसने एक्सेप्शनल रिजल्ट जो है वो डिलीवर किए। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर के सेंटेंस में जो शब्द फास्ट है उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? वो एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है? ठीक है, आपको ये पता करना है कि ये फास्ट क्या है। अब देखो क्या लिखा हुआ था, रोहन फास्ट अडेप्टेड। तो ये फास्ट किसके लिए आ रहा है? क्या ये रोहन के लिए आ रहा है? अगर मैं ये कहता कि रोहन बहुत तेज है, रोहन फास्ट, तो रोहन क्या होता? नाउन होता, और ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता तो ये क्या हो जाता? एडजेक्टिव हो जाता। पर क्या ये केस है? क्या मैं रोहन को फास्ट बोल रहा हूं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रोहन बहुत फास्ट अडेप्ट करता है। क्या करता है रोहन? बहुत फास्ट अडेप्ट करता है। अडेप्ट क्या है? वर्ब। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कैसे अडेप्ट करता है, मैनर क्या है इसका, किस तरीके से अडेप्ट करता है, या मैं ऐसे बोलूं कितनी जल्दी अडेप्ट करता है, तो इसका जवाब है बहुत फास्ट अडेप्ट करता है। इसका मतलब ये है ये रोहन के अडेप्ट करने के तरीके को बता रहा है। ये क्या था? वर्ब। तो इसको जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था? ये एक एडवर्ब था। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे आरसी, काफी लंबा है। ठीक है, जब भी मैं आरसी पढ़ाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं पहले क्वेश्चंस पढ़िए, पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर पैसेज पढ़िए, फिर क्वेश्चंस में उसका सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, ये अप्रोच करेंगे, कभी गलत नहीं होगा और कभी क्वेश्चन भूलोगे नहीं। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब आपके हाथ में जो पेन है और आपके सामने जो पेपर है उस पर लिखते जाओ। एक क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल आइडिया क्या है। आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। अगले सवाल में पूछा गया टोन क्या है पैसेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। आपसे पूछा गया क्या इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा गया टाइटल क्या होगा इसका। चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सब्सटेंसिव। सब्सटेंसिव एक वर्ड आया होगा पैसेज में, आपसे पूछा गया कि उसका उल्टा क्या है, या ऐसे बोलो सब्सटेंसिव का उल्टा पैसेज में क्या यूज किया गया है। ठीक है, तो ये तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे लेबल ठीक ठाक रखना था इसलिए मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं डाला है जो कि पैसेज से है, विच मीन्स आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। मैं जरा पानी पी लूं, पढ़ लो एक बार, मैं पॉज कर दूंगा, यहां पॉज करके एक बार पढ़ लो, यहां पॉज करके एक बार पढ़ लो, फिर यहां पॉज करके एक बार पढ़ लो और इन सारे सवाल का जवाब दे दो। आइए क्या लिखा हुआ है? द 21st century is often celebrated as the digital age, a period in which technology is expected to democratize access of knowledge, expand opportunities and bridge historic inequalities। देखा 21वीं शताब्दी को ना हम एक डिजिटल एज मानते हैं, एक ऐसा पीरियड जहां पे सबके लिए नॉलेज डेमोक्रेटाइज है। डेमोक्रेटाइज का मतलब जितना ऑनलाइन एजुकेशन से क्या है कि जितना एक गांव में गांव में बैठा बच्चा जो पढ़ सकता है वही एक शहर में बैठा हुआ बच्चा भी पढ़ता है। इसका मतलब नॉलेज जो है वो डेमोक्रेटाइज है बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रहे हैं और हिस्टोरिक जो इनइक्वालिटीज है, मतलब बहुत समय से जो इनइक्वालिटीज चलती आ रही है कि गांव वालों के पास कम सुविधा है, शहर वालों के पास ज्यादा सुविधा है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। ठीक है, येट लेकिन a closer examination of the social fabric reveals that technology, far from being a great equalizer, often amplifies the very disparities it claims to dissolve। लिखा हुआ है लेकिन अगर बहुत नजदीक से देखा जाए ना तो ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं से भी इक्वलाइजर नहीं है, उल्टा ये और ज्यादा इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। मतलब गांव और शहर के बीच में ये और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि इसका काम ये था कि ये उस डिफरेंस को मिटाएगा। The digital divide, once thought to be a transitional challenge, has entrenched itself as a structural fault in societies across the world। लिखा हुआ है जो डिजिटल डिवाइड है जिसे एक वक्त पे माना जाता था कि ये ट्रांजिशनल चैलेंज है, ये इसने अपने आप को एक इंट्रेंच कर लिया है एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट से सोसाइटी में, पूरी दुनिया में। ठीक है,
पहले ऐसा माना जा रहा था कि डिजिटल डिवाइड जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे गांव में इंटरनेट पहुंचेगा, लोगों के पास फोन आएंगे तो सबको इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट है और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इन अर्बन सेंटर्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट एंड स्मार्टफोन आर ऑलमोस्ट यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद हो। फ्यूलिंग डिबेट्स ऑन डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल राइट्स। लिखा हुआ है शहरों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्मार्टफोन हर जगह है, जिसकी वजह से डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत बहस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बहस है, ठीक है, और डिजिटल राइट्स को लेकर बहुत बहस है। इन कॉन्ट्रास्ट मिलियंस इन रूरल और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज स्ट्रगल विद इरेटिक कनेक्टिविटी। और जहां पे बहुत अच्छा जो अर्बन सेंटर्स में बहुत अच्छा ब्रॉडबैंड है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। गांव में तो ब्रॉडबैंड है ही नहीं, तो कनेक्टिविटी का इशू है। लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल डिवाइसेस एंड इनएडिक्वेट डिजिटल लिटरेसी, कि बहुत कम डिवाइसेस हैं, लोगों के पहुंच में है, और साथ ही साथ में है लोगों को चलाना भी नहीं आता। द रिजल्ट इज पैराडॉक्स। एट अ टाइम व्हेन वर्ल्ड्स नॉलेज रिसोर्सेज आर थियोरेटिकली अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन, एंटायर पॉपुलेशन रिमेन्स इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिजिटल रिवॉल्यूशन। और जो इसका रिजल्ट है बहुत पैराडॉक्सिकल है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे समय पे रह रहे हैं जहां पे एक बटन के क्लिक से आपको दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इससे बाहर है, जिसे इसके बारे में पता भी नहीं है। एजुकेशन इज वन अरेना वेयर द डिवाइड इज पर्टिकुलरली स्टार्क। एजुकेशन एक वो एरिया है जहां पे ये डिवाइड आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। ड्यूरिंग द पैंडेमिक अर्बन स्टूडेंट्स स्विफ्टली ट्रांजिशन टू ऑनलाइन क्लासरूम्स। पैंडेमिक के दौरान में जो शहर के बच्चे थे वो तुरंत उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को ग्रास्प कर लिया, while children in rural hinterlands were left to cope with patchy connections or worse complete absence of digital access। लेकिन वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर रह रहे थे, हिंटरलैंड मतलब होता है दूर दूर, जो दूर दूर रह रहे थे, उनके साथ और खराब हुआ, क्योंकि उनका या तो नेटवर्क कनेक्शन नहीं था या तो उनको एक्सेस ही नहीं था ऑनलाइन एजुकेशन का। The promise of online learning as a leveler has instead widened the gap between privileged and disadvantaged learners। तो ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, इसे एक लेवलर होना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़कर ये एक गैप क्रिएट कर दिया है इसने बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स। Studies in India, Africa, and parts of Latin America show a similar pattern. Digital inequality often mirrors and even deepen pre-existing socio-economic inequalities। लिखा हुआ है कि ये जो पैटर्न है ना, ये इंडिया में देखा जा सकता है, अफ्रीका में देखा जा सकता है, और बहुत सारे लैटिन अमेरिका के एरियाज में भी देखा जा सकता है। और ये जो बहुत सालों से जो गरीब और अमीर के बीच का अंतर था, उसको ये और ज्यादा गहरा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। द implications extend far beyond education। लेकिन बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एजुकेशन तक फैला है, इसके आगे की भी बात है। Employment opportunities are increasingly tied to digital competence। आजकल आप किसी को भी नौकरी तब देते हो जब उसको अच्छे तरीके से लैपटॉप और फोन चलाना आता है, उसको चैट जीपीटी के बारे में पता है, तो डिजिटल कॉम्पिटेंस से आजकल नौकरी मिलती है। अ जॉब एप्लीकेशन वंस a paper form submitted to a local office now requires navigating online portals, uploading digital documents and mastering automated assessments। लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो पहले मतलब जॉब एप्लीकेशन जो है वो पहले केवल एक फॉर्म से लोग जाकर कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर देते थे, अब उसमें ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाना पड़ता है, अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। फॉर डिजिटली skilled candidate this is routine, for those excluded from the digital ecosystem the barriers are insurmountable। जिनको अच्छे तरीके से ये सब चलाना आता है उनके लिए तो रूटीन काम है, लेकिन जिनको ये नहीं आता उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है, जिसको कभी पार नहीं पाया जा सकेगा। Thus the digital divide perpetuates cycle of poverty as lack of access leads to fewer opportunities which in turn prevents investment in technology। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डिजिटल डिवाइड है ना, वो एक तरीके से गरीबी के साइकिल फैला रहा है, क्योंकि जिसके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, नेचुरली उसके पास पैसे कम होंगे तो वो नेचुरली कम इन्वेस्ट कर पाएगा टेक्नोलॉजी में। गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल एजेंसीज हैव अटेम्प्टेड टू एड्रेस दिस डिवाइड थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन, सब्सिडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पर ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज काम कर रही हैं, वो बहुत बार सब्सिडी देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं। सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड। Community internet centers, subsidized data plans and digital literacy campaigns have brought new user online। इससे कुछ फायदा भी हुआ है, कम्युनिटी इंटरनेट सेंटर्स बनाए गए हैं, सब डेटा प्लान के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, साथ ही साथ में डिजिटल लिटरेसी फैलाई जा रही है। Yet these measures often suffer from inconsistency and short-term vision। लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी भी इसमें इनकंसिस्टेंसी बहुत देखी जा सकती है और बहुत शॉर्ट टर्म विजन लेकर ये चल रहा है, लंबा कुछ नहीं सोच रहा।
Without sustained investment and structural reforms, they risk becoming symbolic gestures rather than substantive solutions. लिखा हुआ है कि बिना सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट के, अगर इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं किया जाता और स्ट्रक्चर तरीके से रिफॉर्म नहीं किया जाता, तो ये केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर बनकर रह जाएगा, ये कोई सब्सटेंशिव सोल्यूशन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, सब्सटेंशिव वर्ड हमसे पूछा गया था। कैसे याद रहा मुझे? मैंने पहले लिखा था तब मुझे याद रहा ना। तो क्या बोल रहा है कि ये कोई लंबे समय का सोल्यूशन, कोई ठोस सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो सब्सटेंशिव का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, ठोस। लिखा एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे, वन मस्ट रेजिस्ट पेंटिंग एन इंटायरली ब्लीक पिक्चर। ब्लीक मतलब होता है बहुत धुंधला। लिखा है कि लेकिन इसी समय पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत नकारात्मक हो जाए, बहुत गंदा पिक्चर दिमाग में बना ले। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इनोवेटर्स एंड एजुकेटर्स हैव डिवाइस्ड क्रिएटिव वेज टू बाईपास बैरियर्स। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनोवेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब ने नए नए रास्ते निकाले हैं इन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए। लो कॉस्ट टैबलेट्स लोडेड विद ऑफलाइन लर्निंग मटेरियल्स, मेश नेटवर्क कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस एंड ग्रासरूट डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स आर एग्जांपल्स ऑफ बॉटम अप इनोवेशंस। लिखा हुआ है कि टीचर्स ने क्या किया कि बहुत सारे टैब उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत कम दाम में देने स्टार्ट किए, जिसमें ऑलरेडी पहले से कोर्स डाला हुआ है। नेटवर्क को ठीक करने की कोशिश की गई, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं कि हर चीज नकारात्मक है, थोड़ी अच्छी चीजें भी चल रही हैं। These efforts demonstrate the digital divide while daunting is not insurmountable। लिखा है कि ये जो efforts है ना, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कितना डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। और ये डिजिटल डिवाइड खत्म करना मुश्किल, तो daunting मतलब होता है मुश्किल, लेकिन वो insurmountable नहीं, ऐसा नहीं कि कभी खत्म नहीं होगा। What is needed is recognition that technology is not neutral force, it reflects and magnifies existing power relations। लिखा हुआ है कि इससे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना कोई न्यूट्रल फोर्स नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो पावर रिलेशन पे भी चलता है, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जिसके पास ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी वो ज्यादा आगे होगा, विच इज राइटली सो। ट्रू डिजिटल इंक्लूजन विल रिक्वायर मोर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवाइसेस और बिल्डिंग टावर्स। इट डिमांड्स अ होलिस्टिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी, लिटरेसी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। लिखा हुआ है कि लेकिन असली डिजिटल इंक्लूजन जो है ना, वो ये डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट करना या टावर लगाना, इससे कहीं ऊपर है। ये डिमांड करता है एक होलिस्टिक अप्रोच, एक पूरा डेडिकेटेड अप्रोच डिमांड करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, अफोर्डेबिलिटी को और लिटरेसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है, और कल्चरल सेंसिटिविटी भी हो इसके अंदर। ओनली देन कैन टेक्नोलॉजी सर्व एज अ ब्रिज रादर देन अ बैरियर। लिखा हुआ है तभी टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक पुल का काम करेगा, ना कि एक बैरियर का काम करेगा। अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट रादर देन एक्सक्लूजन, और ये काम करेगा एक लोगों को सशक्त करने में, ना कि लोगों को समाज से बाहर रखने में। The dream of a truly democratic digital age hinges on its commitment। जो एक truly democratic digital age है वो इस कमिटमेंट के ऊपर लटका हुआ है। हिंज मतलब होता है लटका हुआ होना। आई क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? अब देखो, जब भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, टोन पूछा जाए, इन्फ्लुएंस पूछा जाए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तुरंत बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में टेक्नोलॉजी ने जो गरीब और अमीर के बीच का फर्क था उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। नहीं, उसको बढ़ाया है, ये पैसेज में था। डिजिटल डिवाइड इज अ टेम्पररी फ्रेज दैट विल सून वैनिश। ये एक टेम्पररी फ्रेज है ना भाई, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। टेक्नोलॉजी हैज एम्पलीफाइड सोशल इनइक्वालिटीज इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग देम। ये सही है ना कि टेक्नोलॉजी ने सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाया है उसको घटाने की जगह पे, तो ये तो आंसर हो सकता है। यही सेंट्रल आइडिया है पैसेज का। आगे लिखा है रूरल कम्युनिटीज हैव चोजन टू रिजेक्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज। गांव के लोग कह रहे हैं कि हम फोन चलाएंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं, गलत है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। फिर से मैं बोलूंगा, टोन में कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करो, तुरंत बन जाएगा। लिखा है ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियस। ये आशावादी है लेकिन ये केयरफुल भी होने की बात कर रहा है। ये चीज तो सही है, इसमें आशा भी बोला गया था कि सब कुछ खराब नहीं है, चीजें बेहतर भी हो रही हैं, और साथ साथ में ये भी बोला गया था कि केयरफुल रहिए। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। सरकास्टिक एंड डिसमिसिव। सरकास्टिक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, और डिसमिसिव होना कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता, यह कहीं मजाक नहीं उड़ाया गया था। नॉस्टैल्जिक एंड सेंटिमेंटल, भावुक, बहुत ही इमोशनल, किसी के बचपन से जुड़ी हुई चीजें, किसी की यादों से जुड़ी हुई चीजें। कहां चले गए हम, ये तो गलत है। इनडिफरेंट एंड न्यूट्रल। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसमें अगर ये बताया जाता केवल कि डिजिटल डिवाइड क्यों जरूरी है तो बात ठीक होती, लेकिन यहां बार बार ये कहा जा रहा है कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत फर्क है, जिसको ढकने की जरूरत है, जिसको कम करने की जरूरत है। तो ये इनडिफरेंट तो नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। हम पैसेज से क्या अंदाजा, क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन हैज सक्सेसफुली ब्रिज द अर्बन रूरल गैप। ऑनलाइन एजुकेशन ने गरीब गांव और शहर के बीच के गैप को भर दिया है। नहीं, ये तो गलत है।
डिजिटल एक्सक्लूजन परपेचुएट साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। डिजिटली अगर कोई एक्सक्लूडेड है, मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो गरीबी और इनइक्वालिटी में चला जाता है। ये तो ठीक लग रहा है, ये तो था हमारे सेंटेंस का मीनिंग। आगे, गवर्नमेंट्स हैव कंप्लीटली सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इज अ न्यूट्रल फोर्स अनअफेक्टेड बाय सोशल स्ट्रक्चर। ये तो एग्जैक्ट ये लाइन था भाई यहाँ पे कि ये एक न्यूट्रल फोर्स नहीं है ना, ये लाइन था यहाँ पे, कहीं पे तो था, मैं मिस कर गया कहां पे था। एनीवेज, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। आपसे बोला गया सबसे सुटेबल टाइटल कौन सा है, आप ये ढूंढो कौन सा नहीं होगा। जो नहीं होगा, जो बच जाएगा वो आंसर है। द डेथ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मौत नहीं, ये नहीं हो सकता। द इन अनइक्वल प्रॉमिस ऑफ डिजिटल एज, ठीक है, डिजिटल एज का अनइक्वल प्रॉमिस, ये तो ठीक लग रहा है। वाई रूरल कम्युनिटीज रिजेक्ट इनोवेशन, रूरल गांव में इनोवेशन को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, गांव ने कब रिजेक्ट किया? द इंटरनेट एज अ ग्लोबल इंटरटेनमेंट टू, इंटरटेनमेंट की बात की गई थी क्या पूरे पैसेज में? नहीं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25। चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सब्सटेंशिव। सब्सटेंशिव मतलब मैंने बोला था महत्वपूर्ण, आपसे बोला गया इसका अपोजिट बताइए, तो क्या होगा? जो कम महत्वपूर्ण हो। कंक्रीट, ये तो होता है महत्वपूर्ण, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है केवल दिखाने के लिए, ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल टाइप का, ये एंटोनिम हो सकता है। टेंजिबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप छू के महसूस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण का ये उल्टा कैसे होगा? गलत है। इंपॉर्टेंट, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? सिंबॉलिक। जैसे बहुत बार होता है ना, गवर्नमेंट सिंबॉलिक तरीके से, जैसे अभी एसएससी चेयरमैन का इंटरव्यू है तो उन्होंने कहा ना कि ये ठीक हो जाएगा, तो ये एक सिंबॉलिक मतलब सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। ठीक तो हो जाएगा, कब तक ठीक होगा? ये तो आप कहने के लिए बस कह रहे हो, तो कहने के लिए कहना सिंबॉलिक कहलाता है। सब्सटेंसिव तब होता जब वो कहते हैं कि ये डेडलाइन है, 1 महीने का डेडलाइन है, इसके पहले हम सब ठीक कर देंगे, और अगर ठीक नहीं हुआ तो सारे बच्चों के पैसे रिफंड कर देंगे, या ये एक एग्जाम करवा देंगे, तो सब्सटेंसिव होता। मीनिंग समझ में आया? आ जाओ। जितने भी वर्ड्स बीच में आए थे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वो यहां पे लिखे हुए। यूबिक्विटस मतलब होता है सर्वव्यापी, इरेटिक अजीब, पैराडॉक्स विरोधाभासी, पैंडेमिक महामारी, कोविड पैंडेमिक था, हिंटरलैंड पिछड़े इलाके, इनसरमाउंटेबल जिसको कनकर ना किया जा सके, परपेचुएट स्थायी रखना, बनाए रखना, फैलाना, सब्सटेंसिव महत्वपूर्ण, ग्रेस रूट जमीनी स्तर पर, डॉन्टिंग मुश्किल, हिंजेस लटकना। बाकी ये आपका काम है कि आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? चलो, तो इस वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। जैसा मैंने पहले बोला था, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल में हर मॉक के साथ कोशिश कर रहा हूं कि मैं बढ़ाऊं, ठीक है? और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं ऐड करूं। बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हो, कितने अच्छे तरीके से आप इसके सारी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हो और उसको एग्जाम में यूज में लेके आते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।